हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। आज हम स्टेटिस्टिक्स का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। पार्ट 2 में 5 चैप्टर है, उसमें से पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। यानी अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो पार्ट 1 में हमने 4 चैप्टर पढ़े थे और आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 5th चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। नाउ स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, स्टार्ट करें लेक्चर। उससे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि क्लास 10th का मेरा लेक्चर है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। बड़े ही अच्छे से इजी वे में मैंने फील दिया है उसमें, उस लेक्चर में, कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली क्या है। अभी यहाँ पे इस लेक्चर में मैं बहुत ही डिटेल में आपको मीनिंग नहीं बताने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी का। आज का हमारा लेक्चर का मेन कंसेप्ट होगा एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटली एक थियोरिटिकल बेस्ड एक्सरसाइज है और 1.1 को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे आपके दो चीज़ों का यूज अच्छे से आने वाला है। एक तो क्लास 8 में था सेट थियरी, उसका थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी का फील होना चाहिए। अगर वन लाइन में कहूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। चांसेस, कोई चीज़ कितनी हो सकती है, किसी भी चीज़ की होने की संभावना, द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन थिंग, इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। आई विल नॉट गो इन डिटेल। अगर आपको अच्छे से फील लेना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, आई कार्ड पे मैंने लिंक दी है, वहां से आप अच्छे से क्लियर आउट कर सकते हो। उस लेक्चर की स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स देख लोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि जो 10th स्टैंडर्ड का बेसिक प्रोबेबिलिटी है, देखो ये चैप्टर आपका जो प्रोबेबिलिटी क्लास 12th में है ना, बहुत ही डिटेल में है। वो 10th स्टैंडर्ड का जो आपका कंसेप्ट है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जनरली 12th में आने के बाद स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि अब 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड कहाँ सर वहाँ पे जा रहे हो, हमारा लेवल क्यों कम कर रहे हो। लेकिन अगर आप उस चीज़ को समझ के फिर ये लेक्चर देखते हो तो आपके लिए कई सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। बल्कि वो जो क्लास 10th का लेक्चर प्रोबेबिलिटी का है और क्लास 8 उसमें सेट थियरी था, अगर आप 1-2 दिन निकाल के अच्छे से वो कंसेप्ट क्लियर कर लो ना तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सेट थियरी भी मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा जहाँ पे ज़रूर पढ़ने वाली है उसको हम रिवाइज करवाते जाऊँगा, ताकि ईजीली आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए। प्रोबेबिलिटी क्या है, आई होप सो आप समझ गए। वन लाइन में अगर कहूँ तो चांसेस, किसी भी चीज़ की होने की संभावना, द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन थिंग, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्लियर? ओके, अब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है और वो टर्मिनोलॉजी अगर आपने समझ ली तो एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही इजीली कर सकते हैं। वी विल नॉट डायरेक्टली जंप ऑन एक्सरसाइज 1.1। अभी इस लेक्चर में सिर्फ हम टर्मिनोलॉजीज और 1-2 इलस्ट्रेशन देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। टर्मिनोलॉजीज कौन सी हमें पढ़नी है? तो आपकी प्रोबेबिलिटी में पहली ही टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी है, वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। नाउ आई विल नॉट गो एग्जैक्टली एज पर डेफिनेशन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, वो आप टेक्स्ट बुक को गो थ्रू कर लेना। मैं सभी चीज़ों को ओवरऑल समझा दूंगा जिससे कि ये चीज़ें हमें न्यूमेरिकल में हेल्पफुल रहे। शॉर्टकट में धीरे धीरे ओवरऑल ग्लिम्स ले लेते हैं कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। आप कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हो तो उसके अंदर कितनी चीज़ें होने वाली है उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। या सिंपली मैं आपको कहूँ कि आप कोई भी एक फिनोमिना करते हो वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे आपने कोई एक कॉइन को टॉस किया, तो वो कॉइन जब आपने टॉस किया वो आपका एक एक्सपेरिमेंट हो गया। उसके 2 आउटकम्स होने वाले हैं, आइदर हेड आइदर टेल। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन, it will surely have some outcome, favorable outcome। और इसके जितने भी आउटकम है रैंडम एक्सपेरिमेंट उसी को कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट मतलब ये एक चीज़ है जो हो रही है। इट इज़ अ फिनोमिना, ये एक घटना है। कौन सी घटना है? जिसके होने वाले सारे आउटकम आपको पता होने चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी, मैं कहूँगा, पॉसिबल आउटकम,
जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो नोन रहने चाहिए, और ये जो पॉसिबल आउटकम्स है इसमें से कोई एक आउटकम सर्टेनली होने वाला है तो उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट ये एक फिनोमिना है जिसके अंदर जो भी होने वाला है, जो भी उसका रिजल्ट है, उस रिजल्ट के सारे पॉसिबल आउटकम हमें पता है, और उन आउटकम में से श्योरली कोई एक ना एक आउटकम तो आने वाला है, तो उसे हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ आफ्टर रैंडम एक्सपेरिमेंट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, sample space, it is set of all possible outcomes of any experiment। कोई एक आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम है उसको अगर आप एक सेट में लिख दो तो उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को स्टूडेंट हम कैपिटल U या फिर कैपिटल S से भी डिनोट कर सकते हैं। सो व्हाट इज सैंपल स्पेस? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो यहाँ पे मैं सेट के अंदर 8 स्टैंडर्ड ऐसे करली ब्रैकेट में हम जितनी भी चीज़ें लिख दे तो ये जो एलिमेंट्स हो गए हेड और टेल, इसे मैं कहूँगा सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस का सिंबल है कैपिटल U या फिर आप क्या दे सकते हो कैपिटल S। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, ये दो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नाउ कम्स इवेंट, कि इवेंट क्या है। सो स्टूडेंट वेन एवर यू आर गोइंग टू डू एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के कुछ आउटकम्स मिलने वाले हैं, उन्हीं कुछ आउटकम्स में से कोई भी एक आउटकम ले लो, उसे हम कहेंगे इवेंट। इवेंट यानी कि there is some certain phenomena that is going to happen from your random experiment। मेरा एक एक्सपेरिमेंट है या मेरा एक मैं एक चीज़ कर रहा हूँ जो है टॉसिंग ऑफ कॉइन, तो कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो उसका सैंपल स्पेस मिल गया हेड टेल। एक बार कॉइन टॉस किया तो उसके फेवरेबल आउटकम्स पता चल गए, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। अब स्टूडेंट सपोज मैं ऐसा एक इवेंट ले लूं कि भाई हेड आता है, तो अगर मैं कहूं कि देयर इज अ इवेंट इन विच इवेंट ऑफ हैपनिंग और अकरिंग हेड्स, तो अब ये ए हो जाएगा आपका, दिस इज इवेंट ए। So what is event? It is happening of a certain thing from your sample space or random experiment। आपके sample space में जितने भी चीज़ें हो सकती है उसमें से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो हो रही है उसे हम कहेंगे इवेंट। इवेंट दैट द टॉसिंग द कॉइन इट विल कम हेड्स, इवेंट दैट इट विल कम टेल्स, या आप लूडो की जो डाई खेल रहे हो तो इवेंट दैट 1 विल कम, इवेंट दैट 2 विल कम। आई विल नॉट गो डीप इनटू डिटेल, पढ़ते पढ़ते आगे आपको समझ में आ जाएगा कि इवेंट क्या है। सो वी हैव सीन रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, और हमने देख लिया इवेंट। अब स्टूडेंट हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ने हैं, यही हमारा मेन फोकस है, पढ़ने भी है, समझने भी है और लर्न भी कर लेने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट। अब वो पढ़े उससे पहले सिर्फ 2 या 3 सिंबल जो सेट थियरी के हैं वो थोड़े गो थ्रू कर लेते हैं कि सेट थियरी के अंदर अगर कोई खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, तो हम उसको सिंबॉलिकली इस तरीके से भी बता सकते हैं या फिर सिंबॉलिकली इस तरीके से भी बता सकते हैं। इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट भी कह सकते हो, सिंबॉलिकली 5 भी कह सकते हो, नल सेट भी कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कब यूज़ करेंगे? जब कोई चीज़ खाली है, जब कोई सैंपल स्पेस पूरा खाली है, तब हम कहने वाले हैं कि वो एक नल सेट है या एम्प्टी सेट है, या हम क्या कह सकते हैं उसको फाई कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट? और एक चीज़ कि सेट थियरी में आता था वेन डायग्राम, ऐसे कुछ हम डायग्राम्स बनाते थे। क्लास 8 सर कहाँ वहाँ का रिकॉल करते हो, 4 साल पुरानी बातें। तो क्लास 8 में आपको अलग अलग ऐसे इवेंट देते थे,
और उसका आप इस तरीके से डायग्राम बनाते थे, फिगर बनाते थे कि सर वहीं समझ में नहीं आया, अब यहाँ समझ के क्या करेंगे, है ना। एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी, फिर यहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन, कई सारी चीज़ें थी, उसको हम कहते थे वेन डायग्राम। तो ये जो हम अलग अलग चीज़ें, जितने भी इवेंट्स अभी पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम से, ठीक है। धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा किस तरीके से है सारी चीज़ें, बट आई होप सो कि आप लोग वीडियो पॉज कर चुके हो, और वीडियो पॉज करके प्रोबेबिलिटी का भी लेक्चर और क्लास 8 का जो सेट थियरी का बेसिक नॉलेज है वो ले लेना, ताकि पढ़ने में और भी आसानी रहेगी। अभी हमें आगे कंटिन्यू करना है कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट कौन से हैं। वी नीड टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। स्टार्ट करते हैं। पहला ही हमारा इवेंट है इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सा इवेंट हमें पढ़ना है? फर्स्ट इम्पॉसिबल इवेंट। भाई जो हो ही नहीं सकता वो है इम्पॉसिबल इवेंट। फर्स्ट वन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट यानी उसके होने के कोई चांसेस नहीं है ना। टीवी बजने लगी, 12 बजे रात के, अलार्म चालू, ठीक है। इट्स टू लेट टुडे, शूट करते करते काफ़ी लेट हो गया है। कमिंग बैक टू अवर पॉइंट कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या है कि भाई कोई चीज़ जो होने वाली ही नहीं है कभी भी, उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। सो इम्पॉसिबल इवेंट और समथिंग that is never going to occur। प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है, कभी भी इम्पॉसिबल इवेंट की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। ऐसा समझ लो ना, एक है 0%, एक है 100%। 0% प्रोबेबिलिटी वाला है इम्पॉसिबल इवेंट, और 100% प्रोबेबिलिटी वाला है सर्टेन इवेंट। कोई एक चीज़ जो होने ही वाली है, ठीक है। अभी रात के 12 बजे है तो कल सुबह तो होने वाली है, हम रहे ना रहे, सनराइज तो होने ही वाला है, ठीक है। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये हमेशा के लिए है, सर्टेन है, ऐसा ही होगा। अगर लूडो की डाई हम फेंकते हैं तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, या तो 6 आएगा, इनमें से ही कुछ आएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि लूडो की डाई पे 7 आना तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, और मैं कहूं लूडो की डाई पे 5 आना तो क्या सर आएगा ही ना, 1 से लेके 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो वो हो जाता है सर्टेन इवेंट। मैंने एक लूडो की ऐसी डाई बना दी जिसपे सब जगह 1 1 1 1 1 ही लिखा हुआ है, तो फिर भाई वो यही आने वाला है ना। आपके शोले वाला कॉइन अमिताभ बच्चन का, तो वो कॉइन में हेड या टेल्स कोई एक ही था, तो जब भी वो टॉस करता था वही आता था और सामने वाला हार जाता था। तो वो जो जय वीरू की जोड़ी में हमेशा वीरू हार जाता था। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई वो सर्टेन था, वो सिक्के में हेड और टेल्स में से कोई एक ही चीज़ दी हुई थी, हेड ही दी हुई थी। तो जब भी वो टॉस करता था तो वो हेड ही आता था, तो दैट इज सर्टेन इवेंट, ठीक है। समझाने के लिए इतना डिटेल में तो नहीं जाना था, बट थोड़ा सा बोरिंग ना लगे इसलिए थोड़ी कहानी ले ली। देन कम्स थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को स्टूडेंट हम A डैश, A बार या A⁻C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर हम A डैश से ही रिप्रेजेंट करेंगे। आप ऐसा समझ सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी कि आपके U में से A को माइनस कर दो। सर ये क्या है? सपोज मैं आपको कहूँ कि एक इवेंट है A, उसका मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना है। आई एम टेकिंग के हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लूडो की डाई को फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो लूडो की डाई जब आपने थ्रो की तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस लूडो की डाई के लिए हो जाएगा U = 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो ये सैंपल स्पेस मिल गया। अब स्टूडेंट A क्या होगा? तो A होगा, अगर सपोज मैं कहता हूँ इवेंट A इज अकरिंग ऑफ 6, तो भाई 6 आने के चांसेस को हमने एक इवेंट के दिया A, तो A डैश क्या होगा? A डैश विल बी सैंपल स्पेस में से A निकाल दो। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है जो वो खुद ना हो, A का कॉम्प्लीमेंट्री होगा
ए के अलावा वाला, बी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा बी के अलावा सब कुछ, सी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा सी के अलावा कुछ सब कुछ। तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जब भी आपको फाइंड करना है सैंपल स्पेस में से वो पर्टिकुलर इवेंट निकाल दो। तो अगर कोई पूछता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो उसका सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5। हम 6 को इंक्लूड करने वाले नहीं है। सो दिस वाज अवर थर्ड इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट दैट हेड विल कम, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा टेल। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट दैट टेल विल कम, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा हेड। वाइस वर्सा, यानी कि जो चीज पूछी है उसके अलावा वाला सब कुछ। इसीलिए यहाँ पे सिंबॉलिकली बहुत ही ईजी वे में लिखा है u माइनस ए। अगर आपको इसको वेन डायग्राम से समझना हो तो वेन डायग्राम से भी हम समझते जाएंगे, और साथ साथ में आप स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भी लेते जाना, क्योंकि मैं बार बार रब भी करता रहूँगा। ओके, सपोज हमारा एक इवेंट है ए, दिस इज इवेंट ए, ये हमारा है सैंपल स्पेस। अगर मैं इसी चीज़ को वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर दूँ, आपको देखो थोड़ा बहुत वेन डायग्राम भी अब समझ में आ जाएगा। यू है 1 2 3 4 5 6, तो सपोज यू में कहीं भी 1 2 3 4 5 और यहाँ ले लेता हूँ 6। तो देखो U के अंदर, ये डिब्बे के अंदर, इस वेन डायग्राम के अंदर 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 थे। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। उसमें से मैंने एक इवेंट, ये जो सर्कुलर फॉर्म में लिया है, वो ले लिया A। A क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई 6 आना चाहिए, तो देखो ये रहा, ये पूरा है आपका A। सो दिस इज A। अब स्टूडेंट मुझे बोला है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ए, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए उसे मैं कहूंगा A डैश। तो अगर मुझे वेन डायग्राम में A डैश रिप्रेजेंट करना है तो मैं U में से इस पोर्शन को हटा दूंगा। ये जो पोर्शन है ना, ये भूल जाओ। तो दिस शेडेड रीजन, इतना हटा दो। कौन था शेडेड रीजन में? 6 था, तो सब में से 6 को हटा दो। तो ये जो वाइट पोर्शन है ना बक्से के अंदर, ओनली वाइट पोर्शन, इसको हटा दो, तो वो हो जाएगा आपका A डैश। आई होप सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो पहला हमने लिया इम्पॉसिबल इवेंट, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। फिर हमने लिया सर्टेन इवेंट जो 100% होने ही वाला है, सर्टेन इवेंट जो कभी नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। नाउ फोर्थ इज it is a property intersection of event and union of event। अब हमें पढ़ना है intersection of event, union of event, difference of event, mutually exclusive event, mutually exhaustive event। ठीक है, ऐसे कई सारे 4-5 नाम अभी बाकी है। वीडियो खत्म मत करना, बंद मत कर देना। डोंट गेट बोर, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता जाऊंगा मैं लेक्चर को, बल्कि अब इंटरेस्टिंग बनेगा। ठीक है, 3-4-5 मिनट हो गई, अब लेक्चर और थोड़ा फ्लो में मज़े से आगे बढ़ेगा। फोर्थ है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, जिसको हम सपोज रिप्रेजेंट करते हैं A इंटरसेक्शन B। ये सिंबल है आपका यूनियन का और ये सिंबल है आपका इंटरसेक्शन का। अब यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन यानी जब दो चीज़ें एग्जैक्टली हो रही हो। चलो वेन डायग्राम से समझाता हूँ किस तरीके से। इफ़ आई टेक दिस वेन डायग्राम, ये आपका U है। अभी इनिशियली क्या है, आपको वेन डायग्राम नहीं आ रहा होगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा सर कहाँ वेन डायग्राम से समझाते हो, वेन डायग्राम इतनी आता ना तो ये कैसे आएगा। तो ऐसा समझ लो एक इवेंट है, कुछ हो रहा है इवेंट A, और दूसरा एक इवेंट B भी है। तो ऐसा कहीं पे सिचुएशन अराइज हो रहा है जहाँ पे जब A है तब B भी है। तो इसे मैं कहूँगा, ये जो वेन डायग्राम बना, ये बना A इंटरसेक्शन B का। सो व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट? इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट इज अ इवेंट वेयरइन A भी हो रहा है, B भी हो रहा है साइमल्टेनियसली। सो व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट? A and B are both हैपनिंग, दोनों इवेंट। अब जब भी A B लिखूँ समझ लेना वो एक इवेंट की बात कर रहा हूँ। इवेंट A एंड इवेंट B आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, तो उसे मैं कहूँगा कि ये है A इंटरसेक्शन B।
क्लियर स्टूडेंट, आई होप सो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज मैं वही लूडो वाला एग्जांपल ले लेता हूँ कि ए इज इवन नंबर्स ऑन द डाई, और किसी दूसरे ने बेट लगाई कि भाई मेरा इवेंट है कि 4 आना चाहिए, तो इवेंट बी इज अकरिंग ऑफ 4। ये एक अलग इवेंट है जिसमें इवन नंबर आते हैं, तो इवेंट ए। अगर 4 आता है तो इवेंट बी। और हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा स्टूडेंट लूडो की गोटी का? 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हो ना एग्जाम्पल क्या है? हमें कहा है एक लूडो की डाई है, उसको फेंका, सैंपल स्पेस मिल गया 1 से 6। सैंपल स्पेस मीन्स इट इज ऑल द पॉसिबल आउटकम दैट कैन अकर। उसमें से किसी ने कहा कि सर एक ऐसा इवेंट ले लो जिसमें जितने भी नंबर डाई पे आते हैं इवन हो। तो भाई डाई पे आने वाले इवन नंबर कौन से हैं? 2 4 6। किसी दूसरे ने कहा सर मेरा भी एक इवेंट रख लो, इवेंट खेल रहे तो मेरा भी एक इवेंट रख लो कि इवेंट 4 आना चाहिए, तो बी वो मेरा इवेंट। तो भैया ए वाले ने एक इवेंट बना लिया, बी वाले ने एक इवेंट बना लिया। मैंने कहा ठीक है चलो इसको मैं वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ए वाला है 2 4 6, तो यहाँ 2 ले लिया, कहीं 4 ले लिया, कहीं 6 ले लिया। बी वाला है 4, तो अब मैं बी वाले को इधर फिर से नहीं लिखूँगा, क्योंकि देखो ए में भी 4 है, बी में भी 4 है, तो मैं यहाँ से हटा के इस 4 को यहाँ लिख दूंगा दोनों के बीच में। अब बाकी कौन बचा? 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा। इनको किसी ने भी नहीं रखा, तो 1 3 5 इनको कहीं भी रख दिया, कहीं भी ए और बी के अलावा। तो अब अगर हम पढ़े तो इसको सिंपल में कोई भी ये वेन डायग्राम देखेगा वो समझ जाएगा। अच्छा एक सैंपल स्पेस है जिसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर इस सैंपल स्पेस में है। ए के अंदर कौन कौन है? 2 4 6। बी के अंदर कौन है? 4। अच्छा ए और बी के अंदर ये कॉमन है, कौन कॉमन है इनके बीच में? 4 कॉमन है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन हो रहा है, और वो एक अगर मैं नया सेट बना दूं, सपोज मैं नाम दे देता हूं सेट सी। सेट सी को अगर मैं कहूं कि सेट सी इज अ सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो सेट सी बन जाने वाला है खुद 4। सो सेट सी क्या हो जाएगा? इट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। आई होप सो इंटरसेक्शन समझ में आ गया। अब इंटरसेक्शन आ गया तो यूनियन भी आ जाएगा इसी एग्जांपल से। यूनियन ऑफ इवेंट, ये है नंबर 4, तो ये है नंबर 5। यूनियन यानी सबका साथ, सबका विकास। नारा मत लगा देना आगे, हम यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे। यूनियन मतलब सबको लेके चलो, सबको मिला दो। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये एक इवेंट ए है 2, 4, 6, एक इवेंट बी था 4। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी दोनों को मिला दो। चलो एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सेट ए ले लेते हैं ऑड नंबर्स, और सेट बी ले लेते हैं इवन नंबर्स 2 4 6। और अब अगर मुझे कोई बोलता है कि सर एक नया सेट ले लो सी, सी के अंदर आपको क्या करना है? ए यूनियन बी निकालना है। तो मैंने कहा ठीक है निकाल देते हैं, इजी है। ए यूनियन बी, जितना माल ए में है जितना माल बी में है सब लिख दो। ए में है 1 3 5, 1 3 5, बी में है 2 4 6। अब आप कहोगे कि सर आपने पहले ए और फिर बी क्यों नहीं लिखा? तो सेट थियरी का रूल है कि आपको ऑर्डर वाइज लिखना होता है। नंबर्स 1 से 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए। ये होगा आपका ए यूनियन बी। क्लियर? अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। सैंपल स्पेस ले लिया सी यू, एक ले लिया मैंने ए। अब देखो जब भी आप ये बनाओ ना सेट डायग्राम ए और बी में, यहाँ पे ए और बी उनका इंटरसेक्शन नल सेट है, खाली है। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे मुझे पता था कॉमन है तो मैंने इनको इंटरसेक्ट कराया था, ओवरलैप कराया था। यहाँ मैं ओवरलैप करवाने की गलती नहीं करूँगा। ए बी, ए में कौन कौन शामिल है? तो ए में है 1 3 5, 1 3 5। बी में है 2 4 6।
अगर कोई मुझे कहता है कि A यूनियन B, तो मैं इसको भी शेड कर दूंगा, इसको भी शेड कर दूंगा। मैं कहूंगा कि ये जो शेडेड रीजन है वो है A यूनियन B। यहाँ पे शेडेड रीजन था A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे ये है आपका यूनियन। यूनियन यानी सबको मिला दो। सो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि A यूनियन B क्या है। हमारे इस वाले एग्जाम्पल में A यूनियन B है 1 2 3 4 5 6, इसीलिए सबको मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया। और A इंटरसेक्शन B क्या आया हमारा, नल सेट, या फिर हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 से। सो क्लियर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यूनियन इंटरसेक्शन, दो इवेंट का यूनियन यानी आइदर A और B। देखो इसके लिए भी ट्रिक मिल गई। यहां हमने क्या लगाया था कि दोनों A और B एक साथ होने चाहिए। ये क्या कहता है, यूनियन एटलीस्ट ऑफ A एंड B। A होता है या फिर B होता है या दोनों के दोनों भी होते हैं तब भी चलेगा, लेकिन A और B को मिला दो। सो आइदर ऑफ A, आइदर ऑफ B और ऑफ बोथ, एटलीस्ट A एंड B। क्या याद रखना, एटलीस्ट A एंड B, तो वो यूनियन है। ठीक है, आप यूनियन उठा के देख लो, ये रहा। इसमें से आप कोई भी एक नंबर पकड़ लो, यहां हाथ रखा, कौन आया, 5। तो देखो 5 कहीं ना कहीं तो बैठा है, या तो A में बैठा होगा या तो B में। कहीं और हाथ रख दो, 2, तो 2 या तो B में होगा या तो A में होगा। यानी आपका जो A यूनियन B का सेट आएगा वो या तो A में बैठा होगा या तो B में बैठा होगा, जबकि आपका A इंटरसेक्शन B का जो सेट आएगा वो दोनों में बैठा होगा। A इंटरसेक्शन B, इट इज कंपल्सरी साइमल्टेनियसली बोथ A एंड B, जबकि यूनियन इज A और B और मे बी बोथ, या तो वो A में होगा या तो वो B में होगा या तो दोनों में हो सकता है। तो ये कहानी थी इंटरसेक्शन की और यूनियन की। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यूनियन ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया, नाउ लेट अस टेक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नंबर 5 था, अब ले लेते हैं नंबर 6। 1-2 इवेंट ही बचे, ज़्यादा नहीं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसे इवेंट जिनका इंटरसेक्शन खाली है, द ग्रेट खाली नहीं, खाली है। नल सेट कहो, एम्प्टी सेट कहो, फाई कहो, PHI फाई, सब एक ही बात बताते हैं कि उनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है। जैसे अभी यहाँ पे यूनियन का मैंने एग्जांपल लिया था, है ना, वही एग्जांपल ले लेते हैं। चलो सेट A खाली खाली रब किया, वापस मेहनत करनी पड़ेगी। इवन ले लेते हैं, सेट B ऑड ले लेते हैं। क्लियर। अब अगर मुझे कोई पूछता है कि इसका A इंटरसेक्शन B निकालो, तो मैंने निकाला A इंटरसेक्शन B, खाली सेट आया, जगह छोड़ दी, कुछ भी नहीं। मैं उसको कहूंगा कि भाई A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, देख ले, कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग कॉमन। तो ऐसे इवेंट जिनके अंदर इंटरसेक्शन में खाली आता है, इसके पहले वाला एक एग्जांपल जहां A इंटरसेक्शन B होता था 4, तो उसको हम कहेंगे कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यहां पे इंटरसेक्शन खाली आया, नल सेट आया, एम्प्टी सेट आया, वॉइड सेट आया, तो उसे हम कहेंगे कि हियर A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आई होप सो अच्छे से समझ गए होंगे। इस चीज़ का वेन डायग्राम भी मैंने अभी आपको बना के बता दिया था कि A का गोला, B का गोला, दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन होने वाले नहीं है। देन कम्स 7, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ गए तो डिफरेंस ऑफ इवेंट बहुत ही ईजी रहेगा। डिफरेंस ऑफ इवेंट, अगर कोई मुझे कहता है कि एक इवेंट है A और एक इवेंट है B, A और B का डिफरेंस निकालो। A और B का क्या निकालना है, डिफरेंस। तो अगर मुझे वो कहता है, डिफरेंस के अंदर रूल लगता है कि किसमें से किसको निकालना है, तो एक तो हो सकता है A में से B को निकालो, या दूसरा हो सकता है
बी में से ए को निकालो। तो स्टूडेंट अगर मुझे कोई कहता है ए माइनस बी, तो उसको मैं कहूँगा, अच्छा अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेन डायग्राम का यूज़ करूँ ना तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ये समझना। यहाँ पे हम वेन डायग्राम बना लेते हैं और इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल। इसको थोड़ा एलेबोरेट करके चेंज करके लेते हैं। हमारा सैम्पल स्पेस है, हमारे पास है एक ए, हमारे पास सैम्पल स्पेस है बी। एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ? इंटरसेक्शन वाला एग्जाम्पल। 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज किया। हमारे पास एक सेट है ए में कौन कौन बैठा है? 1 2 4 5। ये एग्जाम्पल है आपके डिफरेंट सेट का। ए में बैठा है 1 2 4 5 और बी है 3 4 6। सो वी आर हैविंग 2 इवेंट्स, इवेंट ए एंड इवेंट बी। अब मुझे वो कहता है कि ए माइनस बी ढूंढ के बताओ। वी नीड टू फाइंड अ इवेंट दैट इज डिफरेंस ऑफ बोथ, आइदर ए माइनस बी और बी माइनस ए। अगर उसने कहा है ए चाहिए, उसमें से बी निकाल दो, बी नहीं चाहिए हमें, तो भाई यहाँ पे ये आपका ए होगा, ये पूरा दिस मच, दिस पोर्शन, ये पूरा यहाँ तक का ए होगा। लेकिन ए के साथ साथ कुछ रीजन में देखो बी ओवरलैप हो रहा है। हमको डिफरेंस में क्या चाहिए? ए माइनस बी। ए में से बी को निकाल देना है। अगर ए के साथ साथ बी का कोई पोर्शन आ रहा है तो उसको हटा दो। तो देखो ये जो रीजन है जहाँ पे ये दोनों लाइन क्रॉस हो रही है, इन शॉर्ट इंटरसेक्शन वाला रीजन, तो ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दो। देखो ये इंटरसेक्शन हुआ ना, ये जो पोर्शन बना दिस पोर्शन, ये पोर्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से फॉर्मूला बनेगी कि ए माइनस बी का मतलब है ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। ए में से ये पूरा ए था, ये कंप्लीट गोला जो शेडेड था ए था, उसमें से ये बी निकाल दो ना, हटा दो ना, हटा दिया। अब देखो अब जो मिला आपको दिस मच रीजन, ये पोर्शन यहाँ से ये जो रीजन ये हटा दो, ये जो पूरा बी है ना कंप्लीट बी उसे निकाल दिया। तो हमने जो हमारे पास ए था, ए में से क्या माइनस कर दिया? बी माइनस कर दिया। वैसे तो देखो अगर यहाँ से भी समझो ना तब बहुत इजी है। अगर कोई कहता है ए माइनस बी कर दो तो सेट से भी इजीली हो सकता है। भाई ए में कोई बी का एलिमेंट है, ये रहा 4 रिपीट होता है, तो भाई ए में से बी को निकाल दो ना, 1 2 5। तो देख लो 1 2 5। सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन बोथ विथ योर वेन डायग्राम एज वेल एज दिस। वरना बुक में आपको ये फॉर्मूला मिलेगी बट आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर लर्न कैसे रखे। ए माइनस बी, ए में से बी को निकाल दो, चाहिए नहीं ना। और ये निकालना क्या है? ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए में से ए और बी का इंटरसेक्शन हटा दो तो आपको ए माइनस बी मिल जाएगा। देन इफ कमिंग टू बी माइनस ए, अगर इसका उल्टा पूछ लेते हैं हमें कि भाई बी में से ए को निकालो, सो सेम एग्जाम्पल, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ये हमारा ए, ये है बी, दिस इज ए, दिस इज बी। वैल्यूज देख लेते हैं 1 2 4 5, इसमें थी 3 4 6। अब वो कहता है बी में से ए को निकालो, ये रहा पूरा बी, दिस इज कंप्लीट बी। उसमें से देखो ये रीजन इनका इंटरसेक्शन है, इस रीजन में बी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा ए आ रहा है, तो इस इंटरसेक्शन वाले हिस्से को निकाल दो। यही इसी से लड़ाई इसी से है पूरी। तो ये जो पोर्शन बचा ना, ये वाइट पोर्शन इतना जहाँ मैंने ये फिंगर को मेरी रोटेट किया, ये पोर्शन है हमारा ए माइनस बी का रीजन, सॉरी बी माइनस ए का रीजन। तो व्हाट विल बी बी माइनस ए? तो बी माइनस ए होगा बी में से ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल दो। तो आइदर ए माइनस बी पूछा हो, बी माइनस ए पूछा हो, दोनों में से उनके इंटरसेक्शन का रीजन निकाल दो। तो अगर यहाँ पे हम b माइनस ए करें सेट वाइज, सेट थियरी के हिसाब से, तो ये रहा b में से a निकाल दो, तो b में से a चला गया 3, 6।
सो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस ऑफ इवेंट क्या है। समझना तो बहुत ईजी है सर, समझना क्या है डिफरेंस, मतलब डिफरेंस कर दो, माइनस कर दो, हटा दो। पर हटाओगे कब, जब सेट दिया है तो इजीली हट जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे ये फॉर्मूला का हमें काफ़ी यूज़ होगा। a माइनस बी है, चलो फटाफट बोल जाओ, a माइनस बी है a माइनस ए बी का इंटरसेक्शन, b माइनस ए है b माइनस ए बी का इंटरसेक्शन। क्लियर स्टूडेंट, इतना आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ मूविंग फर्दर, डिफरेंस ऑफ इवेंट हो गया, अब सिर्फ एक ही मेन इवेंट हमारा बचा है, एग्जॉस्टिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट याद है ना, एक्सक्लूसिव इवेंट में इंटरसेक्शन है नल सेट। अब हमें देखना है एग्जॉस्टिव इवेंट, याद रखना अभी हम आगे इसका यूज लेंगे। एक्सक्लूसिव इवेंट वो है इंटरसेक्शन, ऐसे इवेंट जिनका इंटरसेक्शन नल सेट आता है तो उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हमें पढ़ना है 8th टाइप, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ऐसे इवेंट जिनका यूनियन सैंपल स्पेस हो, जिनका यूनियन सैंपल स्पेस हो, यानी ए एक इवेंट है, बी एक इवेंट है, उनका यूनियन सैंपल स्पेस। अब ये कंफ्यूज मत होना, ये यूनियन की निशानी है, ये मैंने सैंपल स्पेस बनाया है। अब समझते इसको, इस चीज़ को, बहुत इजी है। लेट अस टेक एग्जांपल, a इज इक्वल्स टू 1 3 5, b इज इक्वल्स टू 2 4 6। अरे सर बहुत खुशी हो रही है हमको, क्योंकि हमने ये अभी अभी पीछे भी देखा एग्जाम्पल। जब भी ये रिपीटिव एग्जाम्पल आएगा आपको बहुत इजी लगेगा। अब आप तुरंत ही कह दोगे सर a और b इनका इंटरसेक्शन नल सेट है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हाँ भाई, इनको हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर स्टूडेंट मुझे कोई पूछता है कि आई एम टॉसिंग अ डाई, लूडो खेल रहे थे, लूडो वाला एग्जाम्पल था, तो उसका सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6, यस और नॉट। इफ आई एम थ्रोइंग अ लूडो डाई वंस तो उसका सैंपल स्पेस है 1 से लेके 6 तक। अब स्टूडेंट इवेंट है 1 3 5, इवेंट बी है 2 4 6। चलो आप लोग बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। वेन डायग्राम से तो समझ ही गए हम, यूनियन यानी सबको मिला दो 1 2 3 4 5 6, सबका साथ सबका विकास। तो देखो ए यूनियन बी वो यू है, मैच हो रहा है। देखो हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो। सपोज मैं आपका कोई एक इवेंट ले लेता हूँ सी, एक और इवेंट ले लेता हूँ सी, सी है एग्जैक्टली 6 आना चाहिए, सी एग्जैक्टली 6 आना चाहिए। तो देखो ए और बी इन दोनों के यूनियन से, सॉरी इन दोनों का यूनियन करने से आपका सैंपल स्पेस आ जाता है। तो हम कहेंगे कि ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बट स्टूडेंट अगर मन ने कोई पूछे कि तुम्हारी ए और सी के बारे में क्या राय है, तो 1 3 5 और 6, तो अगर मुझे कोई पूछता है कि ए और सी वो एग्जॉस्टिव है या नहीं, उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो मैं कहूँगा ऐश्वर्या राय है। कॉपीराइट क्लेम ना हो जाए। 1 3 5 6, तो ए यूनियन सी, ए का यूनियन सी के साथ 1 3 5 6। देखो सैंपल स्पेस पूरा पूरा नहीं बना, तो मैं कहूँगा ए एंड सी आर नॉन एग्जॉस्टिव, वो एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। बी और सी, तो चेक कर लो बी और सी वो भी मिलके एग्जॉस्टिव नहीं है। सो आई होप सो आप एग्जॉस्टिव इवेंट समझ गए, ऐसे इवेंट जिनका यूनियन खुद सैंपल स्पेस बन जाता है। Now comes is very important and very easy, mutually exclusive and exhaustive events। ऐसे इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो। तो देखो
एक्सक्लूसिव की कंडीशन तो लगेगी ही लगेगी। अगर मैं कोई इवेंट ए और बी की बात करूं और उनको एक्सक्लूसिव होना है तो उनके बीच का इंटरसेक्शन खाली होना चाहिए, नल सेट होना चाहिए। तो देखो यहां पे ए और बी, उनके बीच में कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं होता, तो हाँ, तो चांसेस है कि वो एक्सक्लूसिव के साथ साथ क्या हो सकता है, एग्जॉस्टिव भी हो सकता है। अब चेक करो, ए इंटरसेक्शन बी, एक्सक्लूसिव की कंडीशन लग गई, सही है। क्या ए यूनियन बी पूरा पूरा सैंपल स्पेस आता है? तो हाँ, ए यूनियन बी कंप्लीट सैंपल स्पेस आ रहा है, यानी एग्जॉस्टिव की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये एक ऐसा इवेंट है, हमने यहां पे दो इवेंट ए और बी लिए हैं। सो हियर ए एंड बी आर बोथ, they are mutually exhaustive and mutually exclusive events. So I hope so आप ये समझ गए। अच्छा, कोई मुझे पूछे A और C, उनके बारे में क्या है आपका कहना? तो A और C, ये रहा C, देखो A है 1 3 5, C है 6, उनके बीच में इंटरसेक्शन नहीं है। तो A और C का इंटरसेक्शन नहीं है, तो A और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। A और C इनके बीच का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो एक्सक्लूसिव तो है ये। लेकिन A और C को मिला के यूनियन यूनिवर्सल आपका सैंपल सेट नहीं आता है। फिर से A और C उनका इंटरसेक्शन कैसा है? नल सेट है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ए यूनियन सी वो आपका सैंपल सेट नहीं है, ये रहा ना, ए यूनियन सी सैंपल सेट नहीं है। इट मींस वो एग्जॉस्टिव वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो हम कहेंगे ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बट दे आर नॉट बोथ ऑफ देम। भाई सिंपल सा फंडा है, जो एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो तो उसे हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, खत्म, दैट्स इट। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट सारे टाइप के इवेंट्स खत्म हो गए। कौन से इवेंट है वो आप रिकॉल कर लेना वीडियो को रिवाइंड करके। सबसे इंपॉर्टेंट है या सबसे ईजी है एक लास्ट चीज़ जिसको हम ओरली ही कंप्लीट कर लेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। कौन सा इवेंट? एलिमेंट्री इवेंट। तो आपके जो भी आपका सैंपल सेट है उसके जितने भी सब सेट है, अब सर बोले सब सेट क्या होता है? पापा और बेटा, है ना, यूनिवर्सल सेट, उसके ही सब दूसरे सेट होने वाले हैं, तो उसे हम कहेंगे सब सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लूडो की गोटी में 1 2 3 4 5 6 ये ले रहा हूँ, तो ये हो गया सैंपल सेट, ठीक है। अब अगर कोई एक इवेंट लेता हूँ मैं कि जिसमें ऑड नंबर आते हैं, तो 1 3 ऑड नंबर छोड़ो ना, जिसमें एग्जैक्टली 5 आता है। किसी ने कहा सर एक ऐसा इवेंट ले लो जिसमें एग्जैक्टली 6 आता है, तो देख लो ये हमेशा इसके अंदर से ही होगा, ये हमेशा इसके अंदर से ही होगा। तो इसे हम कहेंगे A इज सबसेट ऑफ U, C इज सबसेट ऑफ U। सबसेट का सिंबल है ऐसे, C बना देना है, तो हम कहेंगे A इज सबसेट ऑफ U। A इसी का हिस्सा है, C इसी का हिस्सा है। सर हम तो थे एलिमेंट्री इवेंट पे, तो स्टूडेंट ऐसे जितने भी इवेंट्स है उन सबको हम कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स। इसके U के जितने भी सबसेट हो, ये U पापा है, इसके जितने भी बेटे हो, जितने भी सन्स है, सबको कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट। कोई कहता है सर एक ऐसा इवेंट बनाया जिसमें 2 आता है, एक ऐसा इवेंट बनाया जिसमें 1 3 5 आता है, तो ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सब U में से ही है, तो हम कहेंगे कि ये सब भाई भाई है। एलिमेंट्री इवेंट समझ गए तुम? भाई भाई, सब के सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए, वो है एलिमेंट्री इवेंट। जैसे मैं ले लूँ बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन के लिए, आपका यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं मैं, हेड और टेल। एक कॉइन एक बार टॉस किया, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। एक इवेंट बनेगा हेड का और एक इवेंट बनेगा टेल का,
तो अगर कोई मुझे पूछे कि एलिमेंट्री इवेंट कौन है, मैं कहा दिखता नहीं, ये एक ए है एक बी है, दोनों इसके बेटे हैं, दोनों है एलिमेंट्री इवेंट, सो ए एंड बी आर एलिमेंट्री इवेंट्स। और 10th में आप पढ़ गए कि एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है 1, याद रखना। इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी 0, सर्टेन 100% इवेंट पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, और अगर एलिमेंट्री इवेंट है हेड की प्रोबेबिलिटी टेल की प्रोबेबिलिटी हमेशा मिलके 1 होने वाली है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल्स टू 1। आई होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप फटाफट इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो और मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर। एक इलस्ट्रेशन दिया है वो एक ही इलस्ट्रेशन में लूँगा, इलस्ट्रेशन 6, जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाने वाली है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया, मैं पानी पी लूँ और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आई होप सो क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है देयर आर 3 येलो एंड 2 पिंक फ्लावर्स। 3 येलो फ्लावर्स है और 2 पिंक फ्लावर्स है। इन अ बास्केट 1 फ्लावर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट। डिनोट द सिलेक्शन ऑफ येलो फ्लावर। सब हम ले लेंगे भाई, तू बता करना क्या है। फाइंड द रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इवेंट्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। भाई 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हमें दे दिए हैं, एक एक करके सबको हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि बुक यहाँ करीब पड़ी है, मैं ऐसे उल्टा जाऊँगा। पहली चीज़ हमें पूछी है फाइंड करो यू। अच्छा, हम इवेंट ले लेते हैं। पहले तो हमें बोला है कि आपको चाहिए 3 येलो फ्लावर और 2 पिंक फ्लावर। तो सपोज करते हैं कि टोकरी में मैंने हाथ डाला तो एक इवेंट बना देता हूँ कि येलो फ्लावर आता है। इवेंट ए क्या ले लेता हूँ मैं, येलो फ्लावर, और इवेंट बी क्या ले लेता हूँ मैं, पिंक फ्लावर। तो येलो फ्लावर कितने हैं स्टूडेंट, 3 है, तो उनको सिंबल दे दो ना, y1 y2 y3। आप कुछ भी सिंबल दे सकते हो, a1 a2 a3। ये तो येलो है तो y1 y2 y3, और पिंक है तो p1 p2। तो ये मुझे 2 इवेंट मिल गए। टोकरी में हाथ डालूंगा तो या तो येलो निकलेगा या तो पिंक निकलेगा, बट फ्लावर निकलेगा ज़रूर। तो अगर मुझे इसका सैम्पल स्पेस बनाना हो, फर्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ से करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है u फाइंड करो। तो u मतलब जो जो चीज़ें तुम्हारी टोकरी में है सब ले लो। u इज़ योर सैम्पल स्पेस। तो आएगा y1 y2 y3, देन इट विल बी p1 एंड p2। ख़त्म। ये आपका सेकंड क्वेश्चन जिसमें पूछा है a क्या है। थर्ड क्वेश्चन जिसमें पूछा है b क्या है। अब आगे आगे कहानी स्टार्ट हुई। फोर्थ क्वेश्चन हमें पूछा है a डैश। a डैश का मतलब होता है जो a ना हो, यानी u में से a को निकाल दो। इन शॉर्ट आपके इस सैंपल स्पेस में जो जो a का है ना वो निकालते जाओ। तो a डैश आएगा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये हमारा सैंपल स्पेस है, उसमें से एक एक करके u निकाल दो, a निकाल दो। तो y1 हट जाएगा, y2 हट जाएगा, y3 हट जाएगा, तो p1 और p2। a डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ a डैश का मतलब होता है जो a नहीं है। तो जो a नहीं है लिख दो इजीली। देन फिफ्थ हमें बोला है b डैश, तो जो b नहीं है, अब सब फॉर्मूला लिखने नहीं बैठने की, b कौन नहीं है, y1 y2 y3। सो y1 y2 y3। नाउ डेफिनेटली देयर वाज इंटरसेक्शन एंड यूनियन। सो सिक्स्थ a इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम वगैरह बनाने मत बैठ जाना, इजीली ये हो जाएगा। और इस सैम्पल स्पेस u को अगर आप वहाँ लिख दोगे ना तो आपको इंटरसेक्शन यूनियन ये सब में थोड़ी हेल्पफुल रहेगी। a और b को तो ऊपर नीचे ही लिखना है। इंटरसेक्शन येलो और पिंक कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे नल सेट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट फिर ऐसा करते हो, हाँ बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, ऐसा बना देते हैं, वो एम्प्टी सेट भी बनाते हैं, वहाँ 5 भी डाल देते हैं। ऐसा मत डालना। ये एक इवेंट, ये एक इसके अंदर सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया 5, सो दिस इज अनवैलिड। पता नहीं क्या कर देते हो। या तो आप ये सिंबल बनाओ a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब है कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, या फिर आप क्या बना दो इस तरीके से,
ठीक है। हाँ, इस तरीके से मत बना देना, मेरे जैसा टीचर होगा मार्क्स काटने होंगे, पार्ट डाल देगा, कुछ भी डाल देगा अंदर। सो बेटर है आप ऐसा बना दो 5। सो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 5 है। नाउ ए यूनियन बी पूछा है, तो ए यूनियन बी इसको मिला दो तो आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा y1 y2 y3 p1 p2। ये सर ने अभी क्या लाइन बोल दी, अभी जो मैंने लाइन बोली वो पकड़ो, उस लाइन पे आ जाओ फिर से। मैंने यहाँ क्या बोला, ए यूनियन बी, ए और बी को मिला दो तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है, आपका सैंपल सेट आ जाता है। देखो ए यूनियन बी, सर ये तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हुआ, यहाँ से डायरेक्टली हम मेंशन कर देते हैं, जब जब भी ए इंटरसेक्शन बी 5 आता है तुरंत ही माइंड में कह ही देना है कि सर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, माइंड में आ ही जाना चाहिए। और सर इनका यूनियन, इन दोनों को मिलाया तो पूरा पूरा सैंपल स्पेस मिल गया। सो ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो सर इससे एक और चीज हमें सीखने मिली कि ये एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव भी है। तो यस दे या ए एंड बी are both mutually exclusive and exhaustive events। फुल फॉर्म लिख लेना आप, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही कुछ पूछा होगा क्वेश्चन में। अच्छा कुछ और पूछा है, बाद में देखेंगे उसको। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। उसके अलावा आप देखो क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 वो कहता है कि आपका जो सैंपल स्पेस है उसके एलिमेंट्री इवेंट्स बताओ। तो स्टूडेंट उसके एलिमेंट्री इवेंट यानी एक बक्से में बोल दो y1, एक एलिमेंट y2, एक y3, एक p1, एक p2। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10, हमें एलिमेंट्री इवेंट्स बताने हैं किसके, जो हमारा सैंपल स्पेस है। तो एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होंगे, सपोज मैं एलिमेंट्री इवेंट्स छोटा सा दे देता हूँ E1, एक इवेंट ले लेता हूँ E1। तो कौन है एक इवेंट, फुल Y1 आता है, या हो सकता है E2 दैट इज़ Y2, या हो सकता है E3 दैट इज़ Y3। अब इसको आप कंप्लीट कर लेना, एक आएगा P1 और एक आएगा P2। क्वेश्चन नंबर 11, कैन इट बी सेड दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, गिव रीजन। यस दे दिया रीजन, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है इसीलिए वो एक्सक्लूसिव है। कैन इट बी सेड दैट दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट, तो हमने कह दिया हाँ है। और अगर हमें पूछा होता कि क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव दोनों है, तो यस वो भी आंसर हम लिख सकते थे। नाउ कमिंग बैक टू अवर पोर्शन, उन्होंने पूछा है ए इंटरसेक्शन बी डैश और बी इंटरसेक्शन ए डैश। क्वेश्चन नंबर 8, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो स्टूडेंट देखो इसको है ना थोड़ा सा मैथ्स के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। सोच सोच के अच्छे से लिखते जाओ। पहले तो ले लो ए, इंटरसेक्शन है बी डैश, तो आप क्या करो यहाँ पे एक बी डैश का सैंपल स्पेस बना दो। बी डैश का मतलब होता है जो बी में ना हो। तो बी में कौन कौन नहीं है, आपके सैंपल स्पेस में से बी को हटा दो। बी डैश का मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस में से बी को हटा दो तो क्या मिलेगा, y1, y2 और y3। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे। इसने कहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये रहा ए, ये रहा बी डैश, दोनों सेम टू सेम है। सो नाउ यू नीड टू रिमेंबर ए का इंटरसेक्शन इस बी डैश के साथ वो खुद कौन होगा, ए होगा। आंसर आएगा y1, y2, y3। ठीक है, हर जगह पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो हमें क्वेश्चन ऐसा अरेंज करके दिया है कि बी डैश हमारा एग्जैक्टली ए आया।
अच्छा, इसको और भी अलग तरीके से कर सकते थे। हमें क्या बोला है, बी डैश बोला है, तो क्या हम बी डैश के बदले ऐसा लिख सकते हैं यू माइनस बी, ए इंटरसेक्शन यू माइनस बी, तो भी आंसर आ जाता। खैर आप लोग ये समझ गए किस तरीके से आंसर लाए हम। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन में हमें पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो अब हम यहाँ पे ए डैश फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट ए डैश कितना होगा, तो जो ए में ना हो, ए डैश होगा P1 P2। तो ए डैश का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो देखो ये ए डैश है P1 P2 और बी खुद है P1 P2, तो हम कहेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी तो खुद बी है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, उसका आंसर आएगा P1 P2। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक का वीडियो यहाँ इस लेक्चर की पूरी थियरी अच्छे से देखी है ना, उनके लिए बहुत ही इजी रहने वाला है। वो जो जो पूछते जाता है उसके इवेंट बनाते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। उसने पूछा था ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो हमने ए का इंटरसेक्शन कर दिया बी डैश के साथ, चेक किया तो ए और बी डैश पूरा सेम है, तो हमने उसको ए इंटरसेक्शन बी डैश के बदले पूरा ए का ब्रैकेट छाप दिया। और B इंटरसेक्शन A डैश, तो B का इंटरसेक्शन A डैश के साथ किया, तो कोइंसिडेंटली, फॉर्च्यूनेटली, नसीब से, लक बाय चांस, P1 P2 वो A डैश भी निकला और B भी निकला, तो A इंटरसेक्शन B डैश वो खुद कौन निकला, B निकला। और हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व कर दिया। दिस वॉज इलस्ट्रेशन 6। सो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। नाउ व्हाट इज़ योर टास्क स्टूडेंट, आपको आगे दिए गए इलस्ट्रेशन 7, 8, 9, 10 एक्सरसाइज 1.1 के पहले तक के इलस्ट्रेशन अच्छे से कर लेने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी एनर्जी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और वहाँ पे मैं बहुत ही डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे हमें बार बार स्टॉप होकर सारी चीज़ें ना पढ़नी पड़े। इस लेक्चर में सारी टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझा दी है। टर्मिनोलॉजीज को बार बार देख के अंडरस्टैंड कर लेना, लर्न कर लेना। पॉसिबल हो तो जो मेरे 10 स्टैंडर्ड की प्रोबेबिलिटी के लेक्चर है, 4 लेक्चर, मैं आपको आई कार्ड पे लिंक या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे देता हूँ, वहाँ से उसको देख लो। और स्टैंडर्ड 8 का सेट तो ऑलमोस्ट मैंने आपको साथ साथ में लपेट ही लिया है, साथ साथ में पढ़ाई दिया है। तो अगर आप क्लास 8 का सेट नहीं भी देखते हो डिटेल में तो चलेगा, बट क्लास 10 का जो प्रोबेबिलिटी है वो अच्छे से कर ले लेना, तो 1.1, 1.2 में काफ़ी हेल्प रहेगी। यहाँ पे हम हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।